सारे लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस एजुकेशनल चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, और जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे में इससे कुछ ना कुछ सवाल होता है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है आखिर। पर्यावरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। इसका मतलब होता है पृथ्वी। परि का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण, उसको बोलेंगे पर्यावरण, ठीक है। और इसको किताबी भाषा में अगर समझें तो किसी स्थान विशेष में मानव के चारों ओर का आवरण जिससे वो घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे जमीन, आसमान, जल, वायु हो गया, मृदा हो गया, ये सब मिला के हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण। मोटा भाषा में इसको बोल सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद सारी चीज़ें किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उन सारे जुड़ाव के स्थिति को पर्यावरण के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे समझेंगे, पर्यावरण को मुख्य रूप से चार चीज़ें इसको जो है पर्यावरण को बनाती हैं, जिसमें है सबसे इम्पोर्टेंट है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। स्थल मंडल में हमारा जमीन जिस पे हम रहते हैं, इसके बहुत सारे टुकड़े करके हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। जल मंडल में मुख्य रूप से जल का समूह जो भी है, नदी, समुद्र, महासागर हो गए। वायुमंडल किससे बना होता है, हमारा गैस, धूल कण, ये सब से मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग वायुमंडल के रूप में समझते हैं। और जैव मंडल में जिसमें जीवन है, ठीक है, जो भी जिंदगी पृथ्वी पर मौजूद है उसको जैव मंडल में रखते हैं। इन सबको मिला के सम्मिलित रूप से अपने अगल बगल के सारे आवरण को मिला के पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्राफिकल रूप में ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम तीन रूप में इसको बनाएं, जल, वायु और स्थल, तीन गोला बनाए और जो तीनों में कॉमन हो उसको क्या बोलेंगे, जैव मंडल, ये ठीक है। ये डार्क सर्कल जो हुआ ये हो गया जैव मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के घटकों को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है जैविक घटक, बायोटिक, और एक होता है अजैविक घटक, एबायोटिक, ठीक है। जैविक घटक में क्या क्या आ गया, जैविक घटक मतलब कि जीवित घटक, और अजैविक घटक मतलब जो जीवित नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो पर्यावरण को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो जैविक घटक कौन सा हो गया, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, जीवाणु हो गए, पादप हो गए, ये सब हमारे आ जाएंगे जैविक घटक के रूप में। और अजैविक घटक इसमें आ जाएंगे हमारी मिट्टी, वायु, जल, ठीक है, ये प्रमुख घटक हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको घटक को दो हिस्सों में और देख सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उसको बोलेंगे प्राकृतिक, और मानव द्वारा निर्मित उसको बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, जंगल प्राकृतिक रूप से बना होता है, बड़े बड़े जंगल होते हैं। नदी, ये भी प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। पहाड़, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से होता है ये। उसके बाद कृत्रिम रूप में भवन, ये मानव के द्वारा बनाया गया होता है। रिसोर्सेज का हम प्राकृतिक रिसोर्सेज यूज करते हैं, लेकिन बनाता कौन है, ये इंसान बनाता है। भवन, खेत हो गए, लैंड हमारे पास प्राकृतिक होता है, लेकिन जो है उसको खेत का रूप कौन देता है, इंसान देता है। उसी तरह बागीचा हो गया, ये कृत्रिम रूप हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं, पर्यावरण एवं जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। पर्यावरण और जीव जो होते हैं उसके बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। और इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, जैव और अजैव घटक को मिला के जो तंत्र बनता है, ठीक है, जैव और अजैव घटक को मिला के जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले शब्द किसने इस्तेमाल किया था, एजी टांसले ने। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है जैव और अजैव, ठीक है। जैव और अजैव को मिला के जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो जैव घटक में क्या क्या आ जाएगा, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
उत्पादक में कौन होता है? जो उत्पादन करता है। पौधा हो गया, शैवाल हो गया, ठीक है। उपभोक्ता है, जो उपभोग करता है इन सारी चीजों का। और अपघटक, इसमें आ जाते हैं सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन हो गया? गाय, बकरी, ऊंट, जो भी पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु हैं, जो मांस नहीं खाते, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। द्वितीय उपभोक्ता में कौन होते हैं? जो प्राथमिक को खाता है उसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, उसमें मानव आ जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो द्वितीय को खाता है। बाघ हो गया, है, पौधों को खाने वाले चीजों को जो जानवर खाते हैं उसको बाघ खा जाता है। चील हो गया, इंसान मर जाता है तो उसको जो है चील वगैरह सड़ जाता है तो इसको खा लेता है लोग, ठीक है। उसी तरह अजैविक घटक में कौन कौन से होते हैं? अजैव में कार्बनिक और अकार्बनिक, दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। कार्बनिक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब जीवित नहीं है लेकिन फिर भी इनमें कार्बन की मात्रा होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी है बहुत सारे। अकार्बनिक में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, कार्बन नहीं होता है नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, ये अकार्बनिक चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक स्थान विशेष हो जहाँ पे बहुत सारे जंतु की प्रजाति हो, हैं, बहुत सारे पौधों की प्रजाति हो, सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हो, पूरा हरा भरा हो, पूरी तरह से हर तरह की प्रजातियां वहाँ पे निवास करती हो, तो उसको बोलेंगे कि जैव विविधता वाला जगह है वो, वहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले पढ़ेंगे ये जानवरों का जो है वन जीव का और उनका संरक्षण कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो भारत में वन्य जीव संपदा और उनका संरक्षण, सबसे पहले हम समझेंगे कि IUCN क्या है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ पे वन्य जीव और उनके संरक्षण के लिए ये संस्था काम करती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये क्या करता है कि जीवों और पौधों की दुर्लभ जातियों के बारे में ये पूरा का पूरा डाटा रखता है, ठीक है। अपने पास उनके संरक्षण की सुविधा प्रदान करने का कोशिश करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ये क्या काम करता है। एक्चुअली में इसका काम कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि सिर्फ जीवों का संरक्षण करता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीव का भी करता है और पौधा का भी, दोनों। ये जीव और ये पौधा दोनों को देखेंगे। इनकी जितनी भी दुर्लभ जातियां हैं उन सबका संरक्षण का काम IUCN का है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हो गया। और एक चीज बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लाल आंकड़ा पुस्तक, रेड डाटा बुक कौन जनरेट करता है? उसको जानना है कि IUCN करता है वो। रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक में वैसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है, अस्तित्व का खतरा है उनके ऊपर, अब ऐसा लग रहा है कि समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे, वैसे जातियों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। और हरा आंकड़ा बुक में बाकी सारे जितने भी प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में उन सब का लेखा जोखा रखा जाता है। बांटा गया है 5 हिस्से में, बांटा गया है। जो भी इस तरह की जातियां हैं वो 5 हिस्सों में बांटा गया है। और सबसे पहले आता है उसमें विलुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट स्पेसीज किसको बोलेंगे? वैसे जानवर जो कि विलुप्त हो चुके हैं, अब पृथ्वी पर वो जीवित नहीं है, वो पूरी तरह से अब उनका जाति खत्म हो चुका है, उसको बोलते हैं विलुप्त। जैसे कि डायनासोर हो गया, बहुत साल पहले, मिलियन बिलियन वर्ष पहले डायनासोर हुआ करते थे, वो पृथ्वी पर है नहीं। डोडो पक्षी हो गया, ये सब एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट स्पेसीज का, विलुप्त जातियों का। नंबर 2 है संकटापन्न जाति, इससे नाम से पता चल रहा है जिसपे संकट हो अभी, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। ये इसमें वैसे जीव जंतुओं को रखा गया है जो कि बहुत कम संख्या में है, मतलब कि संकट है उनके ऊपर, अगर संरक्षण उनको नहीं दिया गया है तो ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बाघ हो गया है, कस्तूरी मृग हो गया, इनकी संख्या अब दिन पे दिन घटते जा रही है। इनको सरकार अलग अलग तरीकों से संरक्षण देने का कोशिश कर रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है सुमेध जातियां, वुल्नरेबल स्पीसीज। वुल्नरेबल स्पीसीज
वैसे स्पीसीज हैं जो वर्तमान समय में खतरे से बाहर हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको संरक्षण की जरूरत है। अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो ये भी धीरे 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 खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वह उसी का ये एग्जाम्पल है लंगूर, चिंकारा, एंटीलोप। और उसके बाद आता है हमारा चौथा दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज, ठीक है ना। ये कुछ खास भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। अगर इनको इनके इन्वायरमेंट में अगर इनको नहीं बचाया जाए तो ये दूसरे इन्वायरमेंट में एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। हिम चीता हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, हिम चीता, ये लोग हिम वाले क्षेत्र में ही होते हैं। अगर इनको गर्म क्षेत्र में ला के रख दिया जाए तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और 5वां नंबर हमारा मध्यवर्ती जातियां, इंटरमीडिएट स्पीसीज, ठीक है। ये भी खतरे के निशान में हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से हमारे पास नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली में संख्या में कितने हैं और कि ज़्यादा हैं, किस क्षेत्रों में खास करके पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जैसे कि गंगा की डॉल्फिन है, पूरी तरह से इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इनके संरक्षण का और क्या क्या तरीका है। अभ्यारण्य है, हॉट स्पॉट है, जू है, रामसर साइट है। उसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पृथ्वी दिवस जिसको बोलते हैं हम लोग, उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।